Hey guys, संजीव here. Welcome to the Silver Screen 2.0 और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 4th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस पिछली वीडियो के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि एल्डरजू को यान ने पूरी तरह से ठीक कर दिया था। जहाँ एल्डरजू अपनी जान बचाने के लिए हमारे हीरो का शुक्रिया अदा कर रहे थे, वह दूसरी तरफ बीमो भाई के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। बुम्मा नीम ने बस एक ही बात सोच रहे थे, अबे ये इसने कैसे किया? दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी एल्डरजू को ठीक नहीं कर पाए थे और इसने तो इसे ऐसे ठीक कर दिया कि मानो तो ये इसका रोज का काम हो। शायद मुझे भी इससे मदद ले लेनी चाहिए। इतना सोचते ही वो तुरंत यान भैया के सामने झुक जाते हैं। यान भैया उसे झुकते देख तुरंत ही उसे उठा लेते हैं। अरे बीमो भाई, बात क्या है वो तो बताइए। भले ही वो अपने आप को बाहर से कितना भी बड़ा सिद्ध पुरुष दिखा दे, असल में तो भैया शैतानों के पूत। वो मन ही मन सोच रहे थे, जाओ फैमिली और इन फैमिली कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी तोप है। अगर मैंने अभी इनकी मदद कर दी तो बाद में जाकर मुझे बहुत मदद मिल सकती है। तभी बीमो भाई बताते हैं, मेरे डैड बहुत समय से क्रोनिक हेडेक से गुजर रहे हैं, क्या आप उन्हें ठीक कर सकते हैं? इतना सुनते ही यान भैया सोच में पड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, अभी के लिए तो मैंने घोस्ट वैलीज मेडिकल स्किल्स को इमरजेंसी में इस्तेमाल किया है, और अगर इसके डैड का इलाज करते समय अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी ये महापुरुष वाली जो इमेज बनी है ना, तो उसकी इज्जत की लुटिया तो भाई डूबी समझो। इतना समझ आते ही वो बीमो भाई से कहते हैं, मैं 1 महीने बाद जाकर उनका इलाज करूंगा। बीमो भाई भी तुरंत मान जाते हैं और वह दूसरी तरफ यान भी मन ही मन सोचने लगती है, मुझे किसी न किसी तरह यान के पास जाना होगा। अगर मैं उसकी अच्छी दोस्त बन पाई तो शायद बाद में जाकर मुझे बहुत फायदा होगा। इसके बाद उस रात वो सभी लोग मिलकर डिनर करते हैं और एक साथ एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। होटल लॉबी में जब चलते हुए अपने भैया सोच ही रहे थे कि मुझे अपने बहन को बता देना चाहिए कि मुझे आज देर क्यों हो रही है, तभी उनकी नजर एक लड़का और एक लड़की पर पड़ती है। ये लड़की कोई और नहीं, ये थी युएन। लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी क्योंकि उसके सामने जो लड़का था वो लगातार उसे डेट पर चलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए फोर्स कर रहा था। इस भाई साहब का नाम है लूफी। वो और ज्यादा आगे बढ़ता इससे पहले ही अपना हीरो आ जाता है और उसका हाथ रोक लेता है। जिसे देखते ही लूफी पूछता है, अबे तू है कौन? इसके बाद ही वो हमारे हीरो को गाली देने लगता है। गाली सुनते ही अपने भैया चिढ़ जाते हैं और उसके हाथ को मसल देते हैं, लेकिन अपने भैया यहीं पर नहीं रुकते। वो उसे पकड़ते हैं और किसी धोबी घाट के धुले हुए कपड़े की तरह दीवार पे पटक देता है। अपने यान भैया को ऐसे देख शातिर लोमड़ी यान भी इस मौके का तुरंत फायदा उठा लेती है और उसके पास आ जाती है और बड़ी प्यार से कहती है, यान तुम कहाँ चली गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी? देखो ना, ये लड़का मुझे कब से परेशान कर रहा है। इतना सुनते ही दोनों लड़कों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अपने भैया भी कहाँ कम थे, वो भी इस मौके का तुरंत फायदा उठा लेते हैं। वो भी वैन के बड़ी पास आ जाते और उसे कस के पकड़ लेता है और उसे जब देखता है लूफी, भाई साहब का तो बढ़ जाता है बीपी। जिसके बाद वो किसी बिगड़ैल बैल की तरह अपने भैया को मारने के लिए उसकी तरफ भाग लेते हैं। लेकिन अपने भैया भी किसी से कम है के, वो अपना एक टांग उठाते हैं और लूफी के सेंसिटिव हिस्से पर एक लात दे मारते हैं। अपने कोई रिफाइनिंग तकनीक से हासिल की हुई नई ताकत से अपने भैया फुल्ली सेटिस्फाइड थे, इसलिए अगले ही पल वो बड़ी प्यार से यूनिट की कमर पकड़ते हैं और वहां से खुशी खुशी जाने लगते हैं। और इसे देखते ही फिर से लूफी का बढ़ जाता है बीपी। लेकिन अगले ही पल भाई साहब को याद आता है कि उनका सेंसिटिव हिस्सा बड़ी दयनीय हालत में है, इसलिए वो फिर से उसकी देखभाल में लग जाते हैं। वहाँ थोड़ी दूर तक चलने के बाद यूएन तुरंत अपने भैया से अलग हो जाते हैं। तभी अपने भैया बड़ी ही मासूमियत से बोलते हैं, अरे तू ही तो एक्टिंग करने का इशारा कर रही थी ना। इतना सुनते ही लड़की एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वह दूसरी तरफ अपने भैया तो अभी भी लड़की के टच के मजे में ही थे। तभी अचानक यूएन रुक जाती है और बड़ी प्यार से कहती है, मैं तुम्हें कल कुछ मजेदार दिखाने के लिए ले जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो जैसे इशारा कर रही थी,
उसे देखकर तो अपने भैया के मन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने चलने लगते हैं। लेकिन अगले दिन यूएन उसे जहाँ ले जाती है, उसे देखकर तो अपने भैया का थारा मूड खराब हो जाता है। लेकिन वह दूसरी तरफ लड़की तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जेड कैमलिंग कमाल का है ना, एक ही पल में तुम अमीर भी बन सकते हो और फकीर भी। इतना कहते ही वो खींचते हुए अपने भैया को सीधा जेड मार्केट की तरफ ले जाने लगते हैं। जब वो दोनों जेड मार्केट में पहुंचते तब एक स्टाफ बड़ी अदब से यूएन का स्वागत करती है, जिसके बाद वो उसके तारीफों के पुल बांधने लगती है। मैडम, आपने पिछली बार जो जेट ढूंढा था वो बहुत ही ज्यादा कीमती था। आप सच में जेड गैम्बल किंग की ग्रैंड डॉटर हैं। स्टाफ तो ऐसे ही उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन इस तारीफ से किसी को लग जाती है मिर्ची। और तभी भीड़ के बीच से निकलता है एक टकला बूढ़ो, जिसकी लंबी लंबी मूछें थी, जिसे सभी मास्टर वैंग कह के पुकार रहे थे, जो शक्ल से एक नंबर का कमीना लग रहा था। वो कहता है, तुम पिछली बार जीती थी क्योंकि तब मैं नहीं था। इस बूढ़ो को देखकर अपने भैया उसके बारे में पूछते हैं, और यूएन भैया के पूछते ही वो बताते हैं, ये हमारे बिजनेस के सबसे बड़े राइवल्स में से एक हैं। यूएन अब सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि वो इस बूढ़े से तो जीतने से रहा। और यूनर को इतना सोचते देख वो बूढ़ा भी अपनी बत्ती सी फाड़ कर हंसने लगता है। तभी अपना हीरो आगे आता है और वो कहता है, हमें चैलेंज एक्सेप्ट है। उसे देखते ही वो बूढ़ा पूछता है, अबे तू कौन है? इतना सुनते ही अपने भैया भी किसी बकरी की तरह मैं करने लगते हैं। मैं। वो कुछ ज्यादा बोलते इससे पहले यूनर उसके पास आ जाती है और उससे चिपक जाती है और कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और जू फैमिली का होने वाला दामाद। अब भाई पता नहीं कि लड़की का दिमाग है या भूसे का ढेर, क्योंकि अपने भैया से बिना पूछे ही अपने परिवार की इज्जत को उसके ऊपर ही चढ़ा दिया। लेकिन लड़की का मानना पूरी तरह से अलग था, क्योंकि पिछले बार उसने अपने भैया का जो जलवा देखा था, इससे उसे साफ पता चल चुका था कि अपना हीरो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी तोप है। बहरहाल यूनर की बात सुनकर और उसे अपने भैया के इतने करीब देखकर सभी लड़कों के दिल में तो सांप लौट जाता है। तभी वो बूढ़ा कहता है, तो चलो एक डील हो जाए। शहर के बीचों बीच तुम्हारी जो बड़ी सी ज्वेलरी शॉप है ना, वो मुझे चाहिए। अगर मैं जीत गया तो मुझे वो शॉप मिलेगी। तभी अपने भैया पूछता है, अगर तू हारा तो क्या होगा? और ये सुनते ही बूढ़ा फिर से अपनी बत्ती सी फाड़ कर हंसने लगता है और कहता है, अगर मैं हार गया तो मैं सभी के सामने 3 बार कुत्ते की तरह भौंकूंगा। अपने भैया तुरंत मान जाते हैं। तभी यूएन उससे पूछती है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम जीत सकते हो? यूएन भैया हाँ में सिर हिला देते हैं। वो मनी मैन सोचते हैं, आई एम द गाय विद डिवाइन पर्सपेक्टिव। अगर मैं हार गया तो ये तो मेरी काबिलियत की बेइज्जती होगी और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। इसके बाद दोनों के बीच ही बैटल शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। इसके बाद थोड़ी देर तक इधर उधर नजर मारने के बाद अचानक से अपने भैया को याद आ जाता है कि भाई उन्हें तो जेट का जे भी नहीं पता है। इतना याद आते ही वो तुरंत यूएन से पूछती है, यूएन के तुम्हें पता है कौन सा जेट सबसे ज्यादा कीमती है? और बस इतना सुनते यूएन की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने भैया पर बरसते हुए कहती है, अबे गधे के पूत, जब कुछ पता ही नहीं था तब इतना 30 मार खा क्यों बन रहा था? लेकिन अगले ही पल यूएन अपने आप को शांत करती है और उसे सही से जेट के बारे में बताने लगती है। सबसे कीमती जेट वो होता है जो एकदम पानी की तरह साफ होता है। इतना सुनते ही अपने भैया अपने इंडियन आइज से चारों तरफ देखने लगते हैं और वह दूसरी तरफ यूएन भी मन ही मन सोचने लगती है, पता नहीं किस मनहूस घड़ी पे मैंने इस पर भरोसा कर लिया था। उतनी देर में अपने भैया एक पत्थर को चूज भी कर लेते हैं, जो बेहद ही सस्ता और एकदम बदसूरत पत्थर था। और जिसे देखते ही यूएन की बोलती बंद हो जाती है, अबे गोचुराम, तूने इसे चुना है। तभी दद्दू भी अपना पत्थर चुन लेते हैं। जिसे देखते ही यूएन फटाक से कहती है, हमें अपना पत्थर बदलना है। लेकिन तभी अपने भैया उसे रोक लेते हैं और बड़ी प्यार से कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, अगर कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। और इतना सुनते ही यूएन मैडम पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाती है और उन दोनों को ऐसे देख देख कर पब्लिक तो अच्छी खासी जल भुन जाती है। जिसके बाद बिना ज्यादा देर किए पत्थरों की कटाई शुरू हो जाती है। यूनर भी पास ही में खड़े हुए कुछ लोगों को कहती है कि हमें भी अपना पत्थर काटना है।
लेकिन कोई भी उस पत्थर को काटने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं होती। ये देखकर यूनर पूरी तरह से आग बबूला हो जाती है, लेकिन अपने भैया उसे तुरंत संभाल लेती है और खुद एक कुल्हाड़ी उठा लेते हैं। और उतनी देर में उस बूढ़ों की पत्थर की कटाई भी पूरी हो जाती है, जिसके अंदर से एक बेहद ही कीमती जेट बाहर आ जाता है, जिसे देखकर पब्लिक फिर से उस बूढ़ों की वाह 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 करने लगता है और अपने हीरो को ताने मारने लगता है। लेकिन अपना हीरो उस पर बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वो सीधा अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उस पत्थर पर तेज मारता है। उसके ऐसा करते ही पत्थर के अंदर से आती हुई चमक से सभी की आंखें चौंधी आ जाती है, जिसके अंदर से एक बेहद ही साफ और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक जेट बाहर आता है, जिसे देख कर तो आसपास खड़े हुए सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लेकिन उस बूढ़ों को अपनी हार इतनी जल्दी पचती नहीं है, इसलिए वह तुरंत कहता है, तूने जरूर कोई चीटिंग की होगी। लेकिन अपना हीरो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, वो सीधा एक्शन देता है। वो अपने हाथों में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी को उठाता है और कई और पत्थरों पर तेज मारता है, जिसके एक ही बार से सभी पत्थरों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से कई और सारे बेशकीमती जेट बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी के सभी भौचक्के रह जाते हैं। अब जहाँ एक तरफ उस बूढ़ों की बोलती बंद हो गई थी, वह दूसरे यूएन मैडम का तो खुशी के मारे बुरा हाल था। खुशी के मारे तो उसका चिल्लाना बंद ही नहीं हो रहा था। और वह दूसरी तरफ सभी लोग अपने भैया को ऐसे देखने लगते कि मानो अपने भगवान को देख रहे हो। गाइस आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है कि वो बूढ़ा यानी कि मास्टर वॉन्ग क्या अपनी शर्त मानेंगे और क्या सच में अपने भैया जू फैमिली का दामाद बन चुका है? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस इसी के साथ ही साथ मैंने और भी कई मजेदार कहानी को एक्सप्लेन की है, जिसका नाम द लास्ट हीरो, द अनपैरेलल्ड एंशिएंट लॉर्ड एंड द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। आप उसे भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। सच बताता हूँ कि आपको कहानी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और गाइस मेरी कहानी अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना। मेरी इस कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। एंड एट लास्ट